जब झूठ सच में फर्क न हो, जब गलत सही में घिर जाओ, तुम नजर में अपनी गिर जाओ, इस बात पे थोड़ी देर तक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें, पर अंतर मन सच बोलेगा, पर अंतर मन सच बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं अरुजय चक्रवर्ती और बीसीसीएल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद है जिन्होंने कोल इंडिया में सतर्कता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे साथ है कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर। सर, आपका बीसीसीएल पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बीसीसीएल एक नए युग की ओर, नए क्रांति की ओर नया इनिशिएटिव शुरू किया आज से, ये पॉडकास्ट का। ऐसे ही आप आईटी में काफी बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं और एक ये यूनिक इनिशिएटिव, उसको और हमारा जो इन्फॉर्मेशन और प्रचार प्रसार का एक अलग मीडिया बनेगा। थैंक यू अरिजीत जी और आपका बीसीसीएल के मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। सर, बातचीत शुरू करते हैं आपके वर्तमान दौर से, क्योंकि सर अभी आप बीसीसीएल की विजिट कर रहे हैं। तो सर, ये बीसीसीएल दौरे का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी इस साल ईयर 2026 में सीआईएल एक मिशन मोड में काम कर रहा है। मिशन 2026 का है कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने का, और हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसी मिशन में और 2 पॉइंट ऐड करके मिशन रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म एंड इन्फॉर्म, इस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट हर एक सब्सिडरी में जा करके कैसे हम इस मिशन पे हम लोग काम करें, क्या क्या हमारे यहाँ लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करने को बताया जाए, क्या क्या उनको गाइड किया जाए, विजिलेंस टीम इसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमने अपना विजिट यहाँ पर बीसीसीएल का रखा। सर, आपने विभिन्न संगठनों में सतर्कता व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है। सर, आपके अनुसार बीसीसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को विकास और परिवर्तन में सतर्कता का क्या भूमिका है? देखिए, सतर्कता चाहे बीसीसीएल का हो, चाहे सीआईएल हो, चाहे हमारे सारे सब्सिडरी का, सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपने कंपनी को टॉप पोस्ट पर ले जाए, टॉप पोजीशन पर ले जाए, कैसे काम हो, इसकी हम लोग चिंता करते हैं। कोल इंडिया में टोटल 9 सीवीओ है, मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। हमारा जो विजिलेंस सेटअप है सीआईएल और सब्सिडी मिलाकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और सब एक डायरेक्शन में एक तरह से यूनाइट होकर के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के डायरेक्शन से और सीबीसी के डायरेक्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे काम हो, कैसे आगे बढ़े, उसके लिए काम कैसे कंप्लीट कर पाए, कैसे हम अपने कंपनी को रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाए, कैसे हम अव्वल दर्जे का कंपनी बनाए, जो लोगों के अंदर डिसीजन लेने से डर लगता है वो डर को खत्म करें, भरोसा लाएं, माने भय आउट भरोसा इन, एक नया है ना स्लोगन सर। ये हम बहुत पहले से इस बात पर रख रहे हैं कि हम अपने लोगों के अंदर से डर हटाएं कि काम करने में गलतियां तो होती है, आप डरो मत, आप काम करो, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप इस भरोसा पे काम करो। इस तरह से हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं। विजिलेंस डिवीजन का काम है एडवाइस करना, हम अपने मैनेजमेंट को, बॉसेस को एडवाइस करते हैं। तो अगर आज के तारीख में देखें तो कोल इंडिया की सतर्कता व्यवस्था किन प्रमुख क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान दिया रहे? देखिए, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की धरती है। उनका कहना था कि मानव निर्माण, यदि हमको एक अच्छा मानव दे दीजिए तो मानव से लेकर हम समाज बनाएगा। तो इस तरह से भी देखिएगा कि हम क्या प्रायोरिटी में रखें। तो सबसे मेरा प्रायोरिटी क्या है कि मेरा जो कोल इंडियन है, हर आदमी एक अच्छा आदमी बने, उसके अंदर किसी तरह की आत्मविश्वास की कमी न रहे। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि नास्तिक उसको कहते हैं जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है। उसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, मैं बोलता हूँ नास्तिक उसको कहते हैं जिसको खुद पर भरोसा ना हो। यानी किसी भी कोल इंडियन के अंदर नास्तिकता ना रहे, इस मिशन से हम पहले काम करते हैं।
तो सर आजकल एक चीज आता है, वो है प्रिवेंटिव विजिलेंस। तो आजकल सर सतर्कता का फोकस केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अनियमितता को पहले ही रोकने पर भी है। इस दिशा में कोल इंडिया क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना 99% एनर्जी लगाता है कि कैसे हम सिस्टम के लूप होल को चेक करें और उसको कुछ मिसयूज होने के पहले ही उसको प्लग कर दें। हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करते हैं पूरे कोल इंडिया में। अराउंड एनुअली हम लोग 200 नंबर्स ऑफ सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करते हैं। वो बहुत बड़ा है। उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट जो हम लोग इशू करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके एसओपी मैनुअल हमारा मॉडिफाई होते रहता है। तो ये हमारा है कि इसके पहले कि कुछ और हो, हम रूल को ही एक्सटेंशन कर दें, लूप होल को बंद कर दें। ये हमारा काम होता है पहला। दूसरा है कि रोटेशनल ट्रांसफर के पीछे पड़े हुए हम लोग। यदि कोई आदमी सर्टेन पीरियड के बाद है तो रूल है बना हुआ है कि 3 साल या 5 साल बाद उसको शिफ्ट करना चाहिए, शिफ्ट कर दें। ये भी एक रोटेशनल ट्रांसफर भी इसके पास रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बताएं आपको कि नास्तिकता न रहे। यानी यदि हमको नॉलेज नहीं है, हमारा रूल सिलेक्शन के बारे में हमको पता नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो ये से गलतियां करेंगे। ये यूनिक काम आपका कोल इंडिया का विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया कि लगातार अपने लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए। बाकी दुनिया वाले ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कोल इंडिया में ना एरिया में भी काम होता है, सब्सिडी में भी काम होता है, सेंसिटिव काम होता है, सीआईएल में भी होता है। तो बाकी लोग ट्रेनिंग से होता है और हमने शुरुआत किया मैराथन ट्रेनिंग। और सारे सीबीओ और इवन सीआईएल के हर एक सब्सिडी के मैनेजमेंट के लोग पूरा फुल फ्लेज में सहयोग किया। और लास्ट 2 इयर्स में हमने मोर देन 1000 नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराए, मोर देन 30,000 ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग कराया। तो यानी नास्तिकता न रहे, ट्रेंड कोल इंडियन इज एसेट ऑफ द कंपनी। जब हम ट्रेंड रहेगा तो हम कोई गलती भी नहीं करेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिसीजन लेने में सहूलियत होगी। तो ये प्रिवेंटिव विजिलेंस में है। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका कोल इंडिया ये यूनिक काम किया और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सर, तो सर पिछले कुछ वर्षों में कोल इंडिया में ऐसे कौन सा सिस्टम सुधार हुए हैं? क्योंकि सर आप सिस्टम रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। देखिए, आपको ना रिसेंटली हर एक सब्सिडरी में हम लोग ICCC सारे आईटी सेक्टर के आईटी से रिलेटेड जितने हमारे इक्विपमेंट हैं जो माइनिंग के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे वो CCTV हो, RFID बूम बैरियर वाला सिस्टम हो, वेब ब्रिजेज हो, जियो फेंसिंग हम करके VTS का यूज करके ट्रक का मूवमेंट कर रहे हैं। इन सबको इंटीग्रेट करके हम पहले एरिया में एक उनको लेकर मॉनिटर करते थे, उसको इंटीग्रेट करके हम सब्सिडी में लेके गए। अब देखिएगा आने वाले दिनों में उसको सब्सिडी वाले को भी हम इंटीग्रेट करके सीआईएल हेडक्वार्टर में लेके जा रहे हैं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही पीछे पड़ने से हम लोगों ने कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे CCTV लगेगा, कब तक लगेगा, क्या है, इसके पीछे पड़ करके हमने किया है। और ये देखिएगा कि नॉट ओनली IT माइनिंग ऑपरेशंस, नॉट ओनली थेफ्ट, नॉट ओनली विजिलेंस मैटर, सेफ्टी से लेकर के A to Z हम लोग इवन पास्ट डाटा जो इसमें रिकॉर्ड हमारा होता है, जो रेड फ्लैग्स से जनरेट होते हैं, उसको लेकर हम एनालिसिस करते हैं और हम अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद देखिएगा जिस तरह से है हम लोग पूरी तरह से डिजिटाइज हो जाए और सिस्टम इम्प्रूवमेंट में जाएंगे। तो ERP एक है कोल इंडिया का, हर चीज ERP के थ्रू हो रहा है। इवन आपका रोटेशनल ट्रांसफर देखिएगा, हम लोग ERP में डाटा फिट कर दिए, ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। जो भी हमारा माइनिंग प्रोडक्शन का डाटा है वही से चला जाता है। तो एक ERP को कैसे मैक्सिमम हम यूज करें, ये भी एक नया सिस्टम इम्प्रूवमेंट हुआ। सारा चीज पोर्टल के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, डिले ना हो इस पर जोर दे रहे हैं। BTS बिल ट्रैकिंग सिस्टम ये भी हम लोग रख रहे हैं। हर आदमी, चाहे वो वेंडर हो चाहे हमारे कोई भी आदमी, देख सकता है कि किसका बिल कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। बाकी डे टू डे मैनुअल में जो चीज है या टेंडरिंग में जो है वो तो करते ही हैं। तो सर एक चीज याद है कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमजोरियां समय के साथ साथ सामने आती है। सर ऐसे कुछ कमजोरियां जो पहले से ही पता चल जाए, इसके लिए देखिए इसको कमजोरियां नहीं बोलेंगे, उसको मैंने कहेंगे क्या हमारा लूप होल है या क्या ऐसा है जो कि लोग मिसयूज कर रहा हो। तो दैट इज वनरेबल लोकेशन, वनरेबल पॉइंट। ये कुछ तो चूंकि बहुत पुरानी कंपनी आपकी कोल इंडिया और बाकी भी कंपनी से हम लोग देखते हैं कि कहाँ है जो कि सेंसिटिव इशू है, वनरेबल पॉइंट है, जहाँ पर करप्शन होने के चांसेस है।
तो जैसे टेंडर का हो गया, बिल का हो गया, ये सब चीज़ें हैं, स्टोर का, प्रोक्योरमेंट का, मटेरियल ट्रांजेक्शन जो हमारा हो रहा है, ये सब तो अंडरस्टूड है कि हमारा वनरेबल पॉइंट है, ये वहाँ तो हमको देखते ही है। तो उसको हम लोग अपना रूल्स रेगुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, वो प्री डिफाइंड है ही, और वहाँ पर अपना रूल रखें और उनको पता रहे, रेगुलर चेक करते रहे, वहाँ का मैनेजमेंट भी उसको चेक करता रहे, ये आपका आ जाता है, वो तो प्री डिफाइंड हो गया। बाकी हमको पता चलता है, मान लीजिए कोई कंप्लेन किया, या हम लोग जो सरप्राइज चेक करते हैं, चाहे प्रिवेंटिव चेक करते हैं, अरिजीत जी जो कमजोरियां हैं वो पता चल गया तो उसके बाद उसको ठीक होना ही है। और मैनेजमेंट भी, मतलब मैं मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट उसको करते हैं, मैनेजमेंट उसको अपना थोड़ा मॉडिफाई करके, चाहे उसको देख करके, एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो सर ये प्रिवेंटिव बिजनेस का जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सर नियमित निरीक्षण, आप जैसे बोल रहे थे सर, ऑडिट और समीक्षा, इनका कितना योगदान है? देखिए, जब ऑडिट ये सब इसमें बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ हो जाए, आप किसी को मतलब चार्जशीट पनिशमेंट दीजिए, वो उसको कुछ होने ही ना दे। तो ऑडिट और इंस्पेक्शन का तो पर्पस यही है कि पहले अपने जाओ। कोल इंडिया ने क्या किया, पिछले 3 साल से मैंने शुरू किया था कि हमने प्रोएक्टिव विजिलेंस शुरू किया। सीबीसी मैनुअल में 3 P लिखा हुआ है। P मतलब प्रिवेंटिव विजिलेंस सर, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस और पनिटिव विजिलेंस। उसमें 3 P और मैंने ऐड किया। एक पॉजिटिव विजिलेंस। पॉजिटिव विजिलेंस मतलब विजिलेंस वाले आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए खाली नहीं है, आपके साथ पॉजिटिव में आपका हाथ कदम से कदम मिला के आपके साथ काम करने के लिए है। कैसे हमारा कंपनी का टारगेट पूरा हो उसके लिए, वही पॉजिटिव विजिलेंस। प्रोडक्टिव विजिलेंस जो आप ये बात बता रहे हैं, इसके पहले कुछ हो उसको ग्रैब कर लो, जो कमजोरियां हैं चाहे इसका। तीसरा हमने किया प्रोएक्टिव विजिलेंस। विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठ करके खाली इंतजार नहीं करेगा, कोई कंप्लेन आएगा चाहे कहीं से कुछ आएगा तो हम पकड़ेगा। हम खुद आगे बढ़ करके जाते हैं, खुद आगे बढ़कर, चाहे सरप्राइज इंस्पेक्शन के काम के तौर पर हो, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड टीम। आपको बताएं, हर सब्सिडरी में और CIL लेवल में हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाए हुए हैं। उसमें 40-45 आदमी का टीम है। उसको मैं 2-3 हर महीने में 2 या 3 ग्रुप बनाता हूँ मैं, और 7-8 आदमी का ग्रुप जाता है, जाकर के माइन में, एरिया में, ऑफिस में जाकर कैंप करता है। और खाली उसमें नेगेटिव बातें नहीं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कमी है, किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सारा रिपोर्ट लेकर के सीधे चेयरमैन को चाहे CMD को सबमिट करता है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि पीरियोडिक विजिलेंस टीम और ऑडिट का बदौलत से कुछ होना हो उसके पहले हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक और मैं बता दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जनता को पता चलती नहीं है। विजिलेंस की जो एक्टिविटी हो रही है वो हम लोग दुनिया को बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो शुरू किए ना, इसके माध्यम से कम अपने BCCL वालों को, अपने कोल इंडियन को, और इवन अपने देश के लोगों को मैं बता सकता हूँ। मैं इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं ये भी हम जनता तक पहुँचाते हैं। सर तो हम लोग जब सिस्टम इम्प्रूवमेंट के बात कर रहे हैं, इसमें सर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आ जाता है। जैसे सर BCCL में भी SAP आधारित हिंड्रेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है, और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आता ही रहता है। तो सर ये बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अभी जमाने में IT हो, AI ML का हो, या जो भी जमाना के हिसाब से चल रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल में देखिए, डेवलप कंट्रीज के हिसाब देखिए सर, बाकी जगह माइनिंग एक्टिविटी कैसे चल रहा है। और हम यदि कोई वहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेज कहीं भी चल रहा है उसको, मैंने, हमारे जो IT टीम यहाँ का है, हम लोगों ने सजेशन दिया है कि बेस्ट में कोई यदि IT सिस्टम लगा तो हमारे कोल इंडिया में लगना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब का ये है कि इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज, कि आपको पता नहीं था कि सर ये भी आ गया। मतलब वो जो अभी आगे ना, हम लोग जब एरोप्लेन में जाते हैं तो DG यात्रा का यूज करके हम लोग फटाफट चले जाते हैं। वैसा यदि कोई सिस्टम है जो माइनिंग हम लोग यूज कर सकते हैं और आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आपको नहीं पता था, नहीं यूज कर सकते। तो हमको आगे बढ़ करके काम करना है। हमारे ERP में हिंड्रेंस का एक स्लॉट बना हुआ है। हिंड्रेंस मतलब हम काम कर रहे हैं, बारिश हो गया, मशीन खराब हो गया, किस कारण बस हमारा काम प्रोडक्शन रुक गया, तो वो हिंड्रेंस हमको रिकॉर्ड करना होता है, हम लोग रजिस्टर में करते हैं। और उसको यदि हम SAP में तुरंत एंट्री करते हैं
और जो भी वेंडर है चाहे जो भी बाकी मैनेजमेंट वाले हैं वो सब मिलकर के ज्वाइंटली करेंगे तो बाद में जो मैनिपुलेशन के चांसेस है वो नहीं हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। उससे उससे साथ साथ वो बैठ करके कोई भी कहीं से देख सकता है, तो फर्दर डिसीजन मेकिंग में सहूलियत हो जाती है कि हाँ प्रोग्रेसिव हो रहा है, इसका स्पीड चल रहा है। कुछ और यदि उसका बेटरमेंट करना हो तो आपका एंट्री हो गया तो उसके चलते जाता है। यानी ई हिंड्रेंस जो हम लोग सिस्टम यहाँ शुरू कर रहे हैं और पूरा ओपन सीआईएल भी शुरू कर रहे हैं, तो इसका पर्पस ये भी है कैसे बढ़ाया जाए। और AI/ML का मैं आपके सब BCCL वालों को, कोल इंडियन को, इवन सबको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में यदि आप AI/ML AI का चाहे डाटा एनालिटिक्स का आपका यूज नहीं कर रहे हैं तो देखिएगा कि आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जिनको AI आता है वो लोग राज करेंगे उनके ऊपर जिनको AI नहीं आता है। तो इस फील्ड में भी हम कहीं पीछे नहीं है, हर चीज में पता लग AI जोड़ दे रहा है। तो ये जो आप IT देखिएगा कहीं वो AI किस तरह से दिया कि तुरंत रेट सेलेक्ट अपना सिलेक्ट कर लेता है। हमारा टेंडरिंग का हो चाहे कोई मैनुअल हो चाहे SOP हो, AI का यूज करके उसमें देख लेता है क्या है। विजिलेंस में भी हम लोग AI का यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विजिलेंस का प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल डाटा का हम उसको नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाकी सब तो उसका जैसे हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं कैलकुलेटर में उसी तरह से हम लोग AI का यूज कर रहे थे, बाकी सब अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो IT का यूज यदि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये दुनिया को बताइए कि यदि जो भी बेस्ट कंपनी यहाँ की है आपकी, वो हाँ जो IT का यूज कर रहा है वो IT का यूज हमारे यहाँ है। हाँ बस ई-ऑफिस से लेकर के डिजिटाइजेशन में हर जेम से हम टेंडर कर रहे हैं सर। मोर देन 95% टेंडर हमारे जेम से, बाकी 3% वो भी हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वही डिजिटाइजेशन है सर। आज की डेट में मैनुअल टेंडर 0, सब कुछ हमारा IT से ट्रांसपेरेंट मैटर हम लोग काम कर रहे हैं सर। तो तकनीक के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं, एक पर आते हैं सर, उसके साथ ह्यूमन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो सर वर्क कल्चर और वैल्यूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी संगठन में ऐसी संस्कृति कैसे विकसित किया जा सकता है जिसमें ईमानदारी केवल नियमों का पालन ना होकर एक साझा जिम्मेदारी बन जाए? देखिए जहां पर रूल की बात करते हैं ना, तो मैं जो मिशन लिया लास्ट ईयर, हम लोग का 50 साल पूरा होता CIL का, तो हमने एक मिशन लेकर चला था, मिशन ब्रांड CIL एट 50। CIL को हमको ब्रांडेड कंपनी बनाना है, 50 साल जब पूरा हो रहा है तो इस मिशन पर हमको काम करना है। ये मिशन देखने से आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन एक ब्रांडेड कंपनी जब बन जाएगा, अपने वैल्यू बेस्ड कंपनी बन जाएगा, रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी हम बनाएंगे। तो जब वैल्यू की बात आती है, ब्रांडिंग की बात आती है, तो देखिए जब ब्रांड आता है ना, फिर आपसे कोई पूछता नहीं है क्या है, उससे ब्रांड अपने आप बोलता है। तो वहाँ वर्क कल्चर भी ठीक रहता है, आदमी भी ठीक रहता है, ऐसे हम लोग करें। मैंने कंपेयर किया, जो आपने क्वेश्चन किया कि वर्क कल्चर के बारे में, राम राज्य का सुनिएगा, वो बोलते हैं राम राज्य का सर। राम राज्य में भगवान श्री राम के चलते वो राम राज्य नहीं था। राम की जो जनता थी, प्रजा थी, वो भी वैसे ही थी, उतनी अच्छी थी। यानी भगवान श्री राम यदि अच्छे थे, उसका कारण ये मैं बोलता हूँ कि उनकी प्रजा अच्छी थी इसलिए वो अच्छे थे। उसका उल्टा भी है, उनकी प्रजा इसलिए अच्छी थी क्योंकि भगवान श्री राम अच्छे थे। मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट हो, चाहे मिड लेवल ऑफिसर हो, चाहे हमारे एम्प्लॉई ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, एक से एक हमारे पास कोल इंडियन है, एसेट है, जेम है। तो उनके अंदर उनका जो ऑब्वियस देखिएगा आज के डेट में ना, गवर्नमेंट नौकरी में वही आता है जो हर तरह से टैलेंटेड हो, संघर्षवान हो, मतलब जो चरित्रवान हो, जिसके मम्मी पापा अच्छा संस्कार दिए हो। तो वो जेम है अपना इलाके का, जीनियस है, टॉपर है, तभी वो आज के डेट में सरकारी नौकरी में चाहे कोल इंडिया में आ रहा है। तो अरिजीत जी, मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लकी है कि ऐसे लोगों को पाया है। तो हमारे वो जेम है, एसेट है, उनको बस प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, वर्क कल्चर मिले, दे आर केपेबल कि दे कैन डू एनीथिंग। तो इस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हर आदमी को मैं जो बोलता हूँ कि हर आदमी मेरा बिजनेस ऑफिसर है। आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जिम्मेदारी का हिस्सा अपना 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 अपनाइए, सब मिलकर के काम करेगा तो देखिएगा अपने कंपनी में हम लोग राम राज्य ला सकते हैं, एक वर्क कल्चर सुधार सकते हैं और एक रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बना सकते हैं। तो सर ऐसे सिचुएशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि सर मजबूत कार्य संस्कृति हो के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतर्कता, जागरूकता
और कर्मचारियों के कौशल विकास को लेकर कोल इंडिया का दृष्टिकोण क्या है सर? जब मैं ज्वाइन किया उस समय 22 के जून में डीओई ने हमारा सारा मैनुअल अपडेट कर दिया था और हमको बोला गया कि आप लोग भी अपना मैनुअल अपडेट कर दीजिए। जब मैं नवंबर में ज्वाइन किया तो मुझको भी सीबीसी बताया कि आप लोग सब इसको चेंज कर लीजिए। और आपको बता दूं अरिजीत जी, कोल इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी था जिन्होंने अपना सारा मैनुअल अपडेट कर दिया। इवन हम लोग फाइनेंस मैनुअल भी जो 48 ईयर से अपडेटेड नहीं था उसको भी हम लोग अपडेट किया। अब मैनुअल तो सब अपडेट कर दिया हम लोग। अब जब हम अपने प्रिवेंटिव चेक और सरप्राइज चेक में जब देखना शुरू किए तो देख रहे कि फिर भी लोग गलती कर रहा है, पुराना मैनुअल कोई फॉलो कर रहा है। तो सब बैठे हम लोग डिस्कस किए तो लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये तो मतलब हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा रिसर्च किए तो पता चला कि दे आर नॉट अवेयर। ये भी सत्य था, कुछ हो सकता है कि अपना मलाफाइड काम कर रहा हो लेकिन मोर ज़्यादातर परसेंटेज था जिसको पता नहीं था कि मैनुअल चेंज हुआ है। तब मैंने मैनेजमेंट को बताया तो हम लोग ये डिसाइड किए कि गो फॉर ट्रेनिंग, गो फॉर मैराथन ट्रेनिंग। वो हम लोग मैराथन ट्रेनिंग शुरू किए, मैराथन ट्रेनिंग 1, मैराथन ट्रेनिंग 2। और अभी जो ग्लोबल सिचुएशन था उसलिए हम मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम शुरू कर दी। तो कैसे हमारे लोग ट्रेंड हो, और ट्रेंड होगा तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलती नहीं होगी। और ये मिशन हम काम कर रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो सर जैसे हमारे कंपनी में भी अभी बहुत युवा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो ज्वाइन कर रहे हैं सर, उन्हें नैतिक निर्णय लेने से कैसे प्रेरित किया जा सकता? भागवत गीता में लिखा हुआ है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाययो अकर्मा। आप अपना नियमित काम करो, क्योंकि काम करना, काम न करने से जाययो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम, आप अपना नियमित काम करो सर, क्योंकि काम करना काम न करने से हमेशा श्रेष्ठ है। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको काम करना है, आपको सैलरी मिल रहा है, आप ज्वाइन किए हैं तो काम करने के लिए है। तो पहली बात मैं सबको बता दूं कि काम करना है, इसमें कोई चारा नहीं है, काम नहीं करना है। अब आता है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, वो तो बाद में देखा जाएगा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो पहले काम करें, और ट्रेंड आप हुए, काम कर रहे हैं, आंख खोल कर काम कर रहे हैं। जो हमको अपना संस्कार मिला मम्मी पापा से, जो गलत सही का हमको ज्ञान है, उसको हम यूज करते हुए काम करें। हमने आपको बताया कि हमारे लोग जो है जिम है, उनके अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, तभी वो यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो ऑब्वियस हमको पता है तो हम कुछ गलत तो कर ही नहीं सकते हैं। तो गलत और सही का बात आता, फिर और थोड़ा और अंदर जाइएगा तब रिसर्च करेंगे तो पता लगा कि मलाफाइड है, गलती तो हो ही सकता है, आप कोई काम कर रहे हैं गलती तो हो ही सकता है। अब वो गलत जो हुआ, गलती जो हुई, वो मलाफाइड है कि बोनाफाइड है, यानी विजिलेंस एंगल है कि विजिलेंस एंगल नहीं है, ये भी आपको देखना। तो हम जो भी यंग, अच्छा सबके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काम करिए, डरने की जरूरत नहीं है। गलत भी होता है तभी आपको काम तो करना ही पड़ेगा, तब जो आपका जीवन जस्टिफाइड नहीं सर। दूसरा, जब गलत भी होगा तो देखा जाएगा, उसको आप ठीक कराइए। जो मलाफाइड है तो फिर उसके लिए तो उसमें कोई नहीं माफ कर सकता है। लेकिन यदि आपका संस्कार और आपकी अंतरात्मा, एक और मैं बता दूं, कोई मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि रूल हम देखेंगे तो काम नहीं होगा। तो इस ऐसे केस में जमाना ये भी आ गया है अरिजीत जी कि खाली जो रूल है उसको मत पढ़िए सर। डोंट रीड ओनली द लाइन, रीड इन बिटवीन द लाइन, इवन रीड बियॉन्ड द लाइन। यदि कंपनी के अपने काम के लिए करने के लिए हमको उसका रूल को एनालिसिस करना हो, जिस तरह से कंपटीशन है, जिस तरह का स्पीड मांग रहा है प्रोग्रेस ऑफ वर्क के लिए, तो जो आपके जो यंग ब्लड आए हैं ना, ये अपने आप में जेम है, उनसे हम भी आशा कर रहे हैं। दूसरा एक और है, जब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, मैं सबको बता दूं, ऐसे केस में आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है उसको सुनो, और जो बोलता है वो कर डालो। ये ध्यान नहीं देना है कि क्या किया। तो मैं कहीं पढ़ा था कि जब झूठ सच में फर्क न हो, जब झूठ सच में फर्क न हो, जब गलत सही में घिर जाओ, तुम नजर में अपनी गिर जाओ, इस बात पे थोड़ी देर तक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर अंतर मन सच बोलेगा, पर अंतर मन सच बोलेगा। बॉस,
हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए, क्योंकि अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलता है। एंड गो अहेड, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मती बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। ये जमाना आ गया है, तो जो इथिकल डिसीजन की बात नहीं है, करना है किसी हालत में करना है, और अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, अपने आप को न्यौछावर करेंगे। एक और मैं पिछले 2-3 सप्ताह से शुरू कर दिया, कंपनी को हम अपनी माँ माने। कोई भी आदमी यदि देखिएगा ना, अपने माँ के साथ कोई अन्याय नहीं करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है कि माँ को हाथ। माँ जितना प्रेम करती है वैसे माँ से जितना आप प्रेम करता है उतने ही अपने कंपनी से, अपने वर्क से, अपने उसको मानिए। फिर देखिए अपने आप अनएथिकल हो नहीं सकता है। ये भी मैं नया थॉट लेकर के चल रहा हूँ अपने कोल इंडियन का, अपने इवन देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे भारत हमारी माँ है, देश हमारी माँ है, वंदे मातरम हम लोग बोलना शुरू किए। वंदे मातरम क्या, मातृभूमि का नमन। उसी तरह से कंपनी हमारी माँ है, इस धारणा से हम काम करें, देखिएगा वी विल बी ऑन द टॉप। तो सर फ्यूचर का ही जब बात हो रहा है, आने वाले 5 वर्ष में आप कोल इंडिया के सतर्कता व्यवस्था को किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सतर्कता विभाग रहे ही नहीं, हम इतने परफेक्ट हो जाएं, इतने आइडियल हो जाएं सर, इतना ब्रांडेड हो जाएं कि फिर बाकी हमारा हर आदमी बिजनेस ऑफिसर है, उस एक हो जाएगा। दूसरा कि एक चीज है कि जंगल में आग लग गए, आग लगने ही ना दे। सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आईटी का यूज हम कर ही रहे हैं। मेरा जो अपना पर्पस है कि हम रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और इन्फॉर्म, इस मिशन को जिस तरह से काम कर रहे हैं कि अपना सिस्टम को रिफॉर्म करते रहे, मानव निर्माण जो हमारा मेन पर्पस है हम उसमें आगे बढ़ते रहे। हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि कैसे हम कंपनी को वैल्यू बेस बनाएं, और अपने कोलिनियस को बताता हूँ कि तुम अपना कीमत बढ़ाओ, वैल्यूबल बढ़ो। अब जेम है, जेम का अपना कीमत पहचानो, और अपना जो आपका जो जेम का आपका जो वैल्यू है उसे आप कोल इंडिया की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम मानव पे ज़्यादा अटैक करें, सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करें, जो रूल्स एसओपी और है उसको हम लोग चेंज करें, जो है सबको फ्री कर दें कि आप आइए सामने और बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत तो संकोच करता है, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नहीं बताता है, तो एक पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन होता है। तो ये मैं जहाँ जाता हूँ अपने कोलिनियस को बताता हूँ कि यदि कोई आदमी जो मालाफाइड काम कर रहा है, आपको रोक टोक करने चाहे सिस्टम को बताने के बाद भी सुधर नहीं रहा है, ऐसे लोगों को पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से कंप्लेन करें। हर कंपनी में हर जगह आपको 2-4% ऐसे होते हैं जिनको बिना पनिशमेंट को नहीं सुधरते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पीडीपी कंप्लेन जो काफ़ी टॉप सीक्रेट होता है, कौन कंप्लेन किया पता नहीं चलता है, तो उसके माध्यम से कंप्लेन करें, वो अपने आप उसको रास्ता सीधा हो जाएगा, चाहे उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, चाहे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये भी है। मैकेनाइजेशन में हम लोग जा रहे हैं, मैकेनाइजेशन मतलब कोल इंडिया का हम जो देख रहे हैं कि पूरी तरह से मैकेनाइज हो रहे हैं। पॉल्यूशन का, माइन का क्लोजर का, जिस तरह से हम लोग ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए इसके लिए मैं बता दूं कि हम लोग कोल इंडिया पे सक्सेसफुल कंपनी बना रहे हैं। सक्सेसफुल में देखो 3 वर्ड होता है अंग्रेजी का, एक होता है ग्रोथ, एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है सक्सेस। ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस। ग्रोथ उसको बोलते हैं जिसका प्रॉफिट, प्रोडक्शन, अर्निंग, मैन पावर, आईटी एक्सपेंशन, ये सब जो भी ग्रोथ हो रहा है, दैट इज, जो भी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। उस ग्रोथ में यदि रूल्स डाल दीजिए, डिसिप्लिन डाल दीजिए, एसओपी मैनुअल ये सब डाल दीजिए, इथिक्स डाल दीजिए, तो हो जाता है प्रोग्रेस। मतलब रूल बेस हो गया कंपनी। ग्रोथ के बाद प्रोग्रेस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा कोल इंडिया आज की डेट में प्रोग्रेसिंग है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है। अभी भी हमको बहुत कुछ काम करना है, लेकिन हम लोग जिस तरह से यूज कर रहे हैं, हर चीज़ को सिस्टमेटिक लेके जा रहे हैं, हम शासन और डिसिप्लिन इथिक्स को लेकर के, तो वी आर प्रोग्रेसिंग। तीसरा होता है सक्सेस। मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस के बाद इस प्रोग्रेस में आप ह्यूमैनिटी डाल दीजिए, स्पिरिचुअलिटी डाल दीजिए और मोरल वैल्यू दीजिए, तो हो जाता है सक्सेस। तो कोल इंडिया को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना, ये मेरा विजन है कि हम कोल इंडिया को सक्सेसफुल कंपनी बनाएं, जहां पर ह्यूमैनिटी हो, मोरल वैल्यू हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन इथिक्स तो हुई, प्रोडक्शन प्रॉफिट तो हो ही, हम आगे तो बढ़े ही, और ऐसे आगे बढ़े जहां मानवता के लिए हम काम करें। और आपका कोल इंडिया करता है CSR फील्ड में, इन्वायरमेंट में जिस तरह से आगे बढ़कर काम करें,
ग्रोथ में देखिएगा हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, प्रॉफिट हमारा दिन बाय दिन बढ़ रहा है, इथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी में हम लोग काम कर रहे हैं। मोरल वैल्यूज के लिए हम मतलब जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने लोगों के अंदर कैसे आत्मविश्वास बढ़े, उनका कैसे चरित्र शुद्धिकरण होता रहे, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोल इंडिया बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल कंपनी बनेगा। सक्सेसफुल कंपनी मतलब ब्रांडेड कंपनी, ऐसा कंपनी जहाँ पर वैल्यू की कीमत हो। इस तरह ही हमारा विजन है। सर एक क्वेश्चन कि बीसीसीएल के एम्प्लॉयज के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, अभी जमाना आ गया कि हमको इंटीग्रिटी को अपना एसेट बनाना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ये हमारा एसेट है। ये हम सबको बोलेंगे कि आप इंटीग्रिटी को अपने एसेट बनाइए, अपना वैल्यू को बढ़ाइए। आप जेम हैं और जेम को बढ़ाइए। अपने आप को न्यौछावर कर दो कंपनी पे, कर्म पे, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप जेम है और आप कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाना कि हमको कुछ पैसा कमा लेना है, चाहे नेम एंड फेम कमा लेना है। आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाना कि कुछ हमको पैसा कमा लें, चाहे नेम एंड फेम कमा लें। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है, हमको परिवर्तन करना है। आप जेम हैं, आप लीडर बनिए, आप कर सकते हैं, आप कैपेबल है, संघर्षवान है, और जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। यदि मैं गरीब घर का हूं तो उसको मैं परिवर्तन कर मेरा घर परिवार में कुछ कमी है, उसको परिवर्तन करके ठीक करूंगा मैं। हमारे सोसाइटी में कुछ कमी है, उसको मैं ठीक करूंगा। मेरे कंपनी में कुछ कमी है, उसको मैं ठीक करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है परिवर्तन करना। मैं जेम हूं, मैं कर सकता हूं। मेरे कोयला ही ऐसा है जो खुदता है, तपता है, खुद को जला देता है ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो जब भी मैं कर्तव्यनिष्ठ लोगों को यानी कोल इंडियन को मैं देखता हूं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, उसको मैंने जब जब देखा कोयला देखा, उसको मैंने जब जब देखा कोयला देखा। कोयला जैसे खुदते देखा, तपते देखा, जलते देखा, मैंने उसको राष्ट्र निर्माण की खातिर खुद को मिटते देखा। मैंने उसको जब जब देखा कोयला देखा। कोयला जैसे अपने आप को न्यौछावर करके राष्ट्र का निर्माण करता है, वैसे ही हर आदमी को अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा, तभी वो कर्तव्यनिष्ठ कहलाएगा। और हम इसी के लिए थे। तो एक ये भी मिशन बने कि कोयला की तरह अपने आप को न्यौछावर करें। हम जेम हैं, लक्ष्य को परिवर्तन करना है, कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी बनाना है। और हम अभी एक जो मिशन लेके चल रहे हैं कि हमको विकसित भारत बनना है। और खासकर बीसीसीएल का मैं बता दूं कि यहाँ का जो कोयला है ना, कोयला नहीं है। बाकी लोग कोयला निकालता है, आप यहाँ पर डायमंड निकालते हैं सर। आपका कोकिंग कोल है। यानी कोकिंग कोल का प्रोडक्शन जितना होगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देखिएगा कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। भारत को आप आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत हमारी माँ है, हमको स्वदेशियों को अपनाना, ये भी हमारा मिशन है गवर्नमेंट का। तो मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाए, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाए, मातृभूमि का कर्ज चुकाएं, सोए गौरव को पुनः जगाएं। आओ फिर से स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को संघर्ष बनाएं, भारत में विश्वास जगाएं। विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसी अनुपम आस जगाएं। आओ ईमानदारी अपनाएं, अपना जीवन शैली बनाएं। इस तरह से हमको आह्वान होकर के लगना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और 2047 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, समय हमारे पास कम है, बहुत काम करना है। तो हर आदमी को तेजी से अपने आप को न्यौछावर करके राष्ट्र के निर्माण में जुटना पड़ेगा। और बीसीसीएल का तो देखिएगा अनोखा नियम होगा, आपने करके दिखाया। आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो भरोसा है आपके ऊपर, आपका जो ट्रस्ट है, पूरा इंटरनेशनल लेवल तक है। एक आईपीओ आपने जो जनवरी में इशू किया, आपने मांगा कि हमको
₹1 का शेयर खरीद लो, लोगों ने 149 रुपये खरीदा, अपना 149 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। पूरा विश्व में हंगामा हो गया कि अरे BCCL का IPO इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, आपने ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दे करके लेके गए। तो ये क्या है, कोई भी आदमी ₹1 लगाने के पहले 10 रिसर्च करता है, तो ये नहीं उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा था तभी तो पैसा लगाया, जितना आप मांगे उसका कई गुना ज्यादा लगाया। तो ये आपने करके दिखाया है, आपके कर्मों से दिखाया है, आपका जो फ्यूचर है उसको दिखाया। तो BCCL वालों को दे आर अवेयर, इनको अलग से कुछ बोलने की जरूरत, आप किए हैं और करते रहेंगे। सर समापन से पहले एक अंतिम प्रश्न, यदि आपको कोल इंडिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की और मजबूत बनाने के लिए केवल एक परिवर्तनकारी सुधार चुनना है तो सर वो क्या होगा और क्यों? आपका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीजें, कि एक से नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि जिस मिशन मोड में हम लोग काम करते आए हैं, चाहे ब्रांड CIL at 50, अच्छा इस साल का जो हमारा मिशन है, मिशन CIL at 2026, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म, आपका पूरा जवाब इसी में छुपा हुआ है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाओ, कोल इंडिया को रिफॉर्म करो, कोल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए आप परफॉर्म कीजिए और दुनिया को बताइए, अपने लोगों को बताइए। देखिएगा, ऑब्वियस है कि आपका जो क्वेश्चन है कि हम ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाएं, अपने आप पूरा मैं आपके दर्शकों को लास्ट में बता दूं। देखिए, हमेशा यदि सब कुछ ठीक रहे और आप अच्छा कर लें तो उसमें मजा नहीं आता है। यदि परिस्थितियां विपरीत हो तब अच्छा करें तब उसका अच्छा मजा आता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हम अपना वैल्यू बढ़ाएं। वैल्यू किसका बढ़ता है? जो बिकाऊ नहीं होता उसका वैल्यू बढ़ता है, वो अनमोल होता है। तो मैं ये क्लोज करना चाहता हूं कि सफर में आपके फिर कोल इंडिया को बोलना चाहता हूं, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, आप अपना इरादा बनाओ कि हम बिकाऊ नहीं है, आप कीमती बनो। वो तो है ट्रांसपेरेंसी, वही तो सब कुछ है। देखिए, हम एक नया कोल इंडियन के साथ साथ नया कंपनी, नया देश का कर्म कर रहे हैं। सर आपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के हम लोगों के साथ अपना विचार साझा किया, इसके लिए सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आपका सतर्कता, पारदर्शिता और नैतिक मूल्य के ऊपर आपका जो विचार, वो निश्चित रूप से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल इंडिया पूरा परिवार के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित होगा सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही इस विशेष पॉडकास्ट के एपिसोड का यही समाप्त करते हैं। आप सुन रहे थे BCCL पॉडकास्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।